एक बात जिंदगी में याद रखना, ये जो दामाद होता है ना, दामाद ससुर को मरवा देता है बात। अगर आज अमेरिकन ये डिसाइड करते हैं फॉर आर्गुमेंट सेक कि वो मुश्तबा खामनाई को शहीद कर दे, 15 मिनट बाद मुश्तबा खामनाई का भाई नया सुप्रीम लीडर बन जाएगा। यूएई के अंदर दुबई है, दूसरा है बहरीन, जिनके पास कोई रियल रिसोर्स नहीं है। वो एक बैलून पर और एक ट्रस्ट पे खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से वो ट्रस्ट अगले 50 साल के लिए एलिमिनेट हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। अच्छा, अब ये ट्रस्ट जो हिट हुआ है, ये आपके ख्याल में 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10-15 दिन बाद वापस आ जाएगा? शायद वो वापस आ जाता अगर मुश्तबा खामनाई नहीं आता। हमें तो अपने पैसे वापस चाहिए बस। अच्छा, हमें चाहिए जो हमारे वाले पैसे बाहर गए हुए हैं, हमारे लोगों के पैसे वो वापस आ जाए। हमारे लोगों के पैसे वापस आ जाएं या हमारे पैसे नहीं जाएं। आज सीरिया में अहमदुल शरा बैठा हुआ है, जॉर्डन में हुसैन बैठा हुआ है, इराक में अमेरिकन बैठे हुए हैं। आज ग्रेटर इसराइल नहीं है, क्या बनाना है और मजीद? हम क्यों नहीं गारंटी, हमने सऊदी अरब को गारंटी दी है, तो हम सऊदी अरब की गारंटी का हमें क्या रिवॉर्ड मिला है फाइनेंशियली? ये मेरा सवाल है आपसे। और मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें बात समझ नहीं आती। भाई रिकंसिलिएशन रोल के कोई थोड़ा सा मैनेजरियल फीस भी तो एक्सेप्ट कर लो। वो क्यों नहीं तुम्हें समझ आती? उसकी कोई बात नहीं करता कि यार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जाऊँगा आऊँगा बैठूँगा, तो उस मेरे खर्चा होगा तो उसके 4 पैसे मुझे दे दो। मैंने उसकी फीस लगाई है $150 बिलियन। तुम मानते नहीं मेरी बात? मैं गलत कह रहा हूँ? है देखिए ना, आप क्यों नहीं उसकी फीस क्यों नहीं मांग रहे? मुझे ये पूछ रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल। नहीं तो मांगा तो है अभी जाके। कहाँ मांगे? 5 बिलियन। यार कोई बात है करने वाली? कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और आगे कर दें, यार ये कोई बात है? पे पेट्रोल दे दें बस। यार ये कोई बात है करने वाली? अब वो कह रहे हो यार हमारा डेफर कर दें, 4 आने दे दे हमें, 2 आने दे दे। ये कौन सी बात है? तो मैं तो वैसे तो सैयद हूँ, अगर मैं इन मामलात में शेख बेमन बन जाता हूँ, मुझसे बताएं, मैं जाके बात करके आता हूँ। $200-250 बिलियन की बात करते हैं जाकर। और अभी भी एक सुना है कि कोई अमेरिका से कोई वफ्द आया हुआ, कोई कोशिश हो रही है। आपने कुछ वक्त गुजारा है उनके साथ, काम किया है इमरान खान के साथ, क्या लगता है आपको कोई डील स्ट्राइक हो सकती है? रफ्तार पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ुबैर अंजम सिद्दीकी, और आज जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो वाक़ईतन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मईशत, सरमायाकारी तो इनकी महारत के एरियाज़ हैं ही, मगर ये जियोपॉलिटिक्स, तारीख़ और मज़हब के बारे में भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और सबसे मुनफ़रिद बात यह है कि उन मौज़ूआत के ऊपर जिस अंदाज़ से इज़हार ख़याल करते हैं वो भी एक उन्हीं का ही ख़ासा है। वन एंड ओनली शब्बर जैदी साहब, खुशामदीद रफ्तार पॉडकास्ट में। शुक्रिया जी, मेहरबानी। आगाज़ हम उस सवाल से करते हैं कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि जो ईरान इसराइल और ईरान अमेरिका जंग है, ये कब ख़त्म होगी या कब तक जारी रह सकती है, और इसके असरात जो है क्या देख रहे हैं? देखिए, जो ईरान इसराइल या ईरान अमेरिका जंग हो रही है, वो कब ख़त्म होगी उसका फ़ैसला आप कर सकते हैं। जो ट्रम्प का आज का बयान है, कल का बयान है, उसने कहा कि हमारी तरफ से जंग ख़त्म हो गई, ठीक है, मुकम्मल हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और उसके बाद जो ईरान की तरफ से बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जंग ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, ये तो पब्लिक के बयान हैं, उसको लोग अपने ज़ाविये से देखते हैं, मगर अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर आप इसराइल और अमेरिका की तरफ से देखें, तो अ, इसके सामने हम 2 या 3 प्रेमाइस रखते हैं। एक प्रेमाइस ये है कि ये जो जंग इस वक्त आपके साथ हो रही है, ये जंग इसलिए हो रही है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो ईरान की इकोनॉमिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर दे, और ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था, और उसको ख़त्म करने के लिए जंग शुरू की गई थी। ये पहली प्रेमाइस है। दूसरी प्रेमाइस ये है कि उसी के साथ जो ईरान में सैयद अली ख़ामनाई की जो पावर थी, वो ईरान में ऑप्रेसिव पावर है, और वो ऑप्रेसिव पावर को हटाना चाहिए। और अगर उस ऑप्रेसिव पावर को हटाया गया तो ईरानी अवाम उस सिस्टम से आज़ाद हो जाएंगे जो अमेरिका समझता है, और ईरान में एक नॉन ऑप्रेसिव और एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट आ जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो एक्सट्रीमिस्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसको लोग कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये एक वॉर है जो गज़ा से शुरू हुई, और ये ग्रेटर इसराइल की वॉर है जो अल्टीमेटली ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रही है। ये तीन नज़रियात हैं जो इस वॉर को शुरू करने या ख़त्म करने के बारे में जनरली बात किए जाते हैं। एक चौथा नज़रिया है जो मेरा ज़ाती नज़रिया है, वो ये है कि जो आर्म्स के सप्लायर्स होते हैं दुनिया में, जिनकी इंडस्ट्री आर्म्स पे चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पे चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पे चल रही जंगों होती पे है, चल रही है। उनको कोई शौक नहीं होता कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करें,
और वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रखते हैं। और उन आर्म्स की सप्लायर के 2 बड़े सप्लायर हैं दुनिया में, एक यूरोप और एक अमेरिका। तो क्वाइट पॉसिबल है कि इस सारी कहानी की वजह चौथी हो, कि ठीक है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, हमारे असले बिकते रहें, सऊदी अरब और यूएई असला ख़रीदते रहें, क़तर असला ख़रीदता रहे और हम इस कहानी को चलाते रहें। ये मैं इसको डिस्काउंट नहीं करूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं डिस्काउंट नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसको बहुत ज़्यादा वेट दूँगा। अच्छा, अब ये चारों जो मैंने आपके सामने कहे, इन चारों में जो पहला वाला है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, मेरे ख़्याल से ये फ़ार्स है। इंडिया अमेरिका को ये बात पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एटम बम बनाने वाली या मिसाइल को वॉरहेड करने वाली नहीं है, और अगर है भी तो ईरानी जो लीडरशिप है वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगी कभी भी। तो ये पहली थ्योरी गलत है। दूसरी थ्योरी जो मेरे ख्याल में शायद ट्रम्प को गलत एडवाइस किया गया या गलत उसका नज़रिया था, वो ये था कि सैयद अली ख़ामनेई की रात को अगर एलिमिनेट किया जाएगा तो ईरान का जो पूरा माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा, और ये एक ऑप्रेसिव पर्सनैलिटी का डिक्टेटरशिप है जो कि चला रहा है। जब आप पर्सनैलिटी को एलिमिनेट कर देंगे तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये मसला उसी तरह हल हो जाएगा। अब मैं इस सिलसिले में आपको थोड़ी-सी चीज़ें बता सकता हूँ। मैं एक अहले तशी हूँ, ठीक है? मैं उन लोगों में हूँ जिसने इसी टेबल पर बैठ के ये कहा था कि मैं अली ख़ामनेई की मज़हबी सिस्टम और गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता, और मेरी पब्लिक पोज़ीशन है मेरी। मगर इस जंग के बाद मैं इस साइड से उठ के इस साइड पे चला गया हूँ। अच्छा। जी, मैं ये कह रहा हूँ मैं इस साइड से उठकर इस साइड पे चला गया हूँ। अब शायद ही कोई इंसान मैं कह रहा हूँ इंसान ऐसा होगा। मैं लोगों को मज़हब के बुनियाद पर तक़सीम करने का क़ाइल नहीं हूँ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये समझे कि अली ख़ामनेई मज़लूम नहीं है, ठीक है? मज़लूम अलग चीज़ होती है, और आपके अब उसका वो जिस तरह से आपने मारा है वो मज़लूमियत है, उसको आप डिसएग्री नहीं कर सकते। आप उसके साथ जो भी मर्ज़ी करें वो आपके तो अली ख़ामनेई अच्छा, ये तो पोजीशन मैं कह रहा हूँ इंसानों की है, ठीक है? अब इंसानों को अगर आप डिवाइड कर लें मज़हबी बुनियादों पर, तो उसमें फिर मुसलमान आएँगे और मुसलमानों के अंदर अहले तशी आएँगे। अहले तशी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस वक़्त जो अली ख़ामनेई से डिसएग्री करे उनकी शहादत के सिलसिले में। वो तो मेरा ख़्याल है कोई सुन्नी भी नहीं करेगा। नहीं, मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि वो अपने मसला। अच्छा, मैं अब इस पे आता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैंने शायद आपको पता नहीं आपने देखा हो, मैंने 1-2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था कि मैंने कहा था कि इस बात का फ़ैसला कि आगे क्या होगा, वो सैयद अली सिस्तानी के बयान पर होगा। आज एक सैयद अली सिस्तानी का डिटेल्ड बयान आया है, बड़ा डिटेल्ड बयान आया है, और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये किया गया है, ये अगर आप देखिए एक बात को मैं ये बात कर रहा हूँ उसको एक पैराए में रखिएगा। अली सिस्तानी इस वक़्त नजफ़ में बैठे हैं, जो कि इराक के अंदर है, और इराक का कंट्रोल अमेरिकन आर्मी के पास है। उसके अंदर बैठ के उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, और ये शहादत अगर है। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो ईरान की न्यूक्लियर फाइल है, या आपने जो न्यूक्लियर की फाइल खोली हुई है, ये कोई बेस नहीं बनती किसी एग्रेशन की। सैयद अली ख़ामनेई की शहादत हो जाती है। उस अली शहादत की शहादत के बाद मैं भी उन लोगों में से था, वो ये समझता था कि शायद कोई एक दरमियाने रास्ते की क़यादत सामने आएगी। शायद ऐसे क़यादत सामने आए जो शायद इमीडिएटली कोई रिकंसिलिएटरी की तरफ आगे बढ़े। मगर मैं इस पे ये समझता हूँ कि ट्रंप ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक और गलती की, और उन्होंने कहा हमें मुश्तबा ख़ामनेई काबिल कबूल नहीं है। जब ट्रंप ने ये कह दिया कि मुश्तबा ख़ामनेई काबिल कबूल नहीं है, तो इसका मतलब है आपने मुश्तबा ख़ामनेई के आने पे स्टेप लगा दी। आपने स्टेप लगा दी कि मुश्तबा ख़ामनेई आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। और अच्छा, अब ईरानी पब्लिक, जो मेरी आज तक की इन्फॉर्मेशन है, जो मैं जानता हूँ, ईरानी पब्लिक मुश्तबा ख़ामनेई के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ इस वक़्त। तो हमारे जो सुप्रीम मर्जा हैं दुनिया में, वो सैयद अली सिस्तानी है, ठीक है? और उन्हीं के कंपैरेटिव मर्जा, एक लिहाज से कंपैरेटिव मर्जा आप समझें, वो सैयद अली ख़ामनेई थे, ठीक है? सैयद अली ख़ामनेई मर्जा थे और एक मर्जा सिस्तानी है, अली ठीक है? सिस्तानी साहब जैसे मैं सिस्तानी साहब के साथ को फ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो करता हूँ। अच्छा,
मर्जा का मतलब होता है जिसकी तरह आप रुजू करते हैं, जिसको आप रेफर करते हैं, दीनी रहनुमाई के लिए। अच्छा, दीनी रहनुमाई के लिए, ठीक है। ईरान में वो दीनी रहनुमाई, क्योंकि मजहबी स्टेट है, तो दीनी रहनुमाई पॉलिटिकल रहनुमाई भी बन जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेट है ना। उन्होंने मर्जे को एक आईनी हैसियत दी, हाँ, आईनी ऐसे दे दी यानी कि मर्जा और जो सुप्रीम लीडर जो सरबराह ममलिकत है उसको एक यकजा कर दिया। जो ईरानी मर्जा है, मतलब जो मर्जा है, वो अपनी अथॉरिटी रखता है, मजहबी इंडिपेंडेंटली रखता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो सैयद अली खामनाई की मजहबी हैसियत थी, वो सिस्तानी के बराबर नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप सैयद मुश्तबा अली खामनाई आपको लेकर आए, ये उस हायरार्की में काफ़ी नीचे आते हैं, ठीक है। मगर आप जो शायद आम आदमी को ये नहीं पता कि जो ईरान में सबसे बड़े मर्जा हैं, और जो अब सबसे बड़े मर्जा नहीं, जो आलिम दीन, जो अथॉरिटी है, उन्होंने सैयद अली मुश्तबा खामनाई की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, वहीद खुरासानी ने, और उनके दो चार जो लोग हैं। तो इसका मतलब है कि जो, अगर आप समझते हैं कि किसी तरीके से उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी में कोई डाउट रह गया था, वो भी पूरा हो गया। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो, अगर कोई समझता है कि मुश्तबा खामनाई के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो अली खामनाई के पास थी, तो वो उसको पूरी बात नहीं पता। जब वहीद खुरासानी और जो उलमा कराम हैं जो बैठे हुए हैं, जिनकी अथॉरिटी बहुत हाई है, उन्होंने मुश्तबा खामनाई की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, तो टेक्निकली उन्होंने ये बात मान ली कि वो ईरानी, जो जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम है, एक उनका कंसेप्ट है पॉलिटिकल इस्लाम, तो उसका आज का मर्जा सैयद मुश्तबा खामनाई है, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सैयद अली सिस्तानी भी उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, सैयद अली सिस्तानी भी उस चीज़ को अपोज नहीं कर रहे हैं, वो उसके साथ खड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिलीजियस अथॉरिटी उनके साथ खड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा और आगे चले। अब इसके साथ 2-3 आदमियों को आप साथ और लेके चले। एक आदमी है, बहुत रेलेवेंट आदमी है, जिसका नाम है अली लारीजानी। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त वहाँ के नहीं, थोड़ा सा सिस्टम के। मैं थोड़ा सा, हाँ, सिस्टम के, अली लारीजानी इज़ नॉट अ प्रीस्ट। हाँ, वो आलिम, वो अमामे वाले आलिम नहीं है, वो मुज्तहिद और इज़्ज़तुल्लाह नहीं है, ठीक है। मगर वो सुप्रीम जो काउंसिल है, उसके सेक्रेटरी है, वो सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी है, ठीक है। तो उनकी अपनी एक हैसियत है, और उन्होंने 40 साल अली खामनाई के साथ काम किया है। तो अली लारीजानी का सपोर्ट मुश्तबा खामनाई को हासिल है, ठीक है। उसके बाद इराक़ी का सपोर्ट हासिल है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से पज़ेश्कियान का सपोर्ट भी हासिल है। तो अगर 3 या 4 बड़े, अच्छा, इसके बाद 2 जो आदमी रह जाते हैं, उनका सपोर्ट भी मेरे हिसाब से उनको हाज़िर है, जो कि ईरानी सिस्टम में बड़े लोग हैं। एक है उनका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक है उनका मजलिस, जिसे वो पार्लियामेंट कहते हैं, उसका स्पीकर। उसका स्पीकर। अगर ये 5-6 आदमी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके पास, तो इसका मतलब है कि, तो अच्छा, अगर ये वाली बात है, तो फिर ट्रम्प तो हार गया ना, कि आप रिजीम चेंज करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। आप तो आपने रिजीम का ये तब्दीली की, 86 साल के खामनाई की जगह पर एक 56 साल का खामनाई आ गया। आपने तो इसको जवान कर दिया खामनाई को, यही हुआ ना। हाँ, अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि अभी वो जो दीनी जो मदारिज हैं उस लिहाज से वो काफ़ी पीछे थे मुज्तबा खामनाई साहब। ये नहीं कि इवन ये कि आयतुल्लाह भी नहीं है, और जो उनकी स्टैंडिंग है जो हौज़ा इल्मिया क़ुम के अंदर जो बहुत बड़े-बड़े उलमा जो हैं, वो इनसे पहले मौजूद थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो ईरानी अवाम के अंदर जो उनकी स्टैंडिंग है? देखिए, मैंने कहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैंने इस पे कल रिसर्च की है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ, ये जो आयतुल्लाह और हजतुल इस्लाम है, ये हमारे यहाँ कोई एक सर्टेन क्वालिफ़िकेशन से होता है, मतलब ये ऐसे नहीं बन जाता। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 2022 में उनको आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को आयतुल्लाह का दर्जा दिया गया था। मगर जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैं टॉप हायरार्की से शुरू हूँ, और जो बैठे हुए हैं हौज़ा इल्मिया क़ुम में, उसके नीचे तक आऊँ, तो शायद मुज्तबा खामनाई 10वें या 12वें या 15वें नंबर पर आए। ये रियलिटी है, इसमें मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। मगर वो जो सारे उलमाए कराम हैं, और जो सारे लोग हैं, वो पॉलिटिकल साइड में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, या नहीं हैं। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपका नाम लिया, वही तो खुरासानी, और लोग हैं बेसिकली, नासिर करम शिराज़ी, और लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो वो अगर पॉलिटिकल में नहीं जाते, और वो ये कहते हैं कि हमें ये काबिल कबूल है,
सपोज करें वो कहते हैं पॉलिटिकल साइड में हमें ये काबिल रखो। देखो ना ज़ुबैर, आप बात को समझो ना, अगर कोई दीनी मसला आएगा, सपोज करें कोई दीनी मसला आता है, तो मुश्तबा खामनाई की पोजीशन दीनी मसले में कंसल्टेटिव की होगी। ईरानी सोसाइटी, जो मेरा अपना व्यू है, ईरानी सोसाइटी इस वक्त मेरे ज़ाती हिसाब से फ्रेगमेंटेड नहीं है। गलत या सही? नहीं, अली खामनाई की शहादत ने तो मुत्तहिद कर दिया है बहुत, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अली खामनाई की शहादत है तो मुत्तहिद कर दिया ईरान बल्कि को। तो पूरी उम्मत को, सिर्फ ईरान को नहीं। हाँ चल, वो तो है, हाँ पूरी उम्मत को मुस्तैद कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। मौजूदा जो ईरानी क़यादत है, हम्म, वो बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग कर रही है। जैसे कि अभी ट्रम्प ने कहा कि हमारी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई है हमारे जो जंग है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तो उस वक़्त तक जंग जारी रहेगी जब तक हम अपने खलीजी हमसाया ममालिक में उन ख़तरात का ख़ात्मा नहीं कर लेते जो अमरीकी अड्डों की सूरत में वहाँ पर मौजूद हैं, और जंग का ख़त्म करने का फ़ैसला अब हमने करना है। तो ये वाली जो क्लैरिटी थी बिल्कुल, ये पहले नहीं थी इतनी, जितनी ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद उनकी क़यादत में हमें देखने में आ रही है। तो इसका जो खलीजी हमसाया ममालिक हैं, आपकी एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स भी है ये दुबई और उसके हवाले से, उसका क्या देख रहे हैं आप? जब ईरान में आपने एक बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट की है और आपने ईरान में अली खामनाई को शहीद कर दिया है, तो ईरान के अगर आप इंटरनल मामलात को देखें, तो अगर वो क्लैरिटी से बात नहीं करेंगे तो वो पॉपुलैरिटी लूज़ कर जाएंगे और अपने सिस्टम को लूज़ कर जाएंगे। उनकी मजबूरी है ये बात करना इस वक्त, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये ईरानी क़यादत जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो ये करे। मैं आपको सिर्फ इसकी आंसर दे देता हूँ। अगर आज अमेरिकन ये डिसाइड करते हैं फॉर आर्गूमेंट सेक कि वो मुश्तबा खामनाई को शहीद कर दे, 15 मिनट बाद मुश्तबा खामनाई का भाई नया सुप्रीम लीडर बन जाएगा, 15 मिनट के बाद। दैट इज़ द पोजीशन। ये नहीं होगा, मतलब ये अब नहीं है कि आपके पास चॉइस है, अब चॉइस ट्रम्प के पास नहीं है, चॉइस उधर चली गई है। एक खलीजी रियासतें वो हैं जो कि जो अपनी किसी से रिसोर्स पर और अपनी रिसोर्स के साथ अपनी पॉपुलेशन के साथ रिलेट करके चल रहे हैं। मतलब सऊदी अरेबिया है, उसके पास एक कंट्री है, उसके पास मखावात मुक़द्दसा हैं, उसके पास रेड सी का कोर्स भी है, वो उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है। उसकी अपनी आबादी बहुत बड़ी उसकी अपनी आबादी बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, एरिया। ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन है कतर की, जिसके पास अपनी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, आबादी बड़ी कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तकरीबन नहीं है, वो अपने रिसोर्सेज पे अपने पैसे पे काम करते हैं। उसके अलावा आपके पास कुवैत है, वो उनका भी पोजीशन यही है। अबू ज़ैबी के पास भी अपना रिसोर्स है, वो अपना काम करता है। 2 कंट्री हैं जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज्ड हैं। यूएई के अंदर दुबई है और दूसरा है बहरीन, जिनके पास कोई रियल रिसोर्स नहीं है। वो एक बैलून पर और एक ट्रस्ट पे खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से वो ट्रस्ट अगले 50 साल के लिए एलिमिनेट हो गया, अच्छा, खत्म हो गया। देखिए ना, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुबई के पास क्या चीज़ है सिवाय ट्रस्ट के? उसके पास तो यही है ना कि दुबई सेफ है। सेफेस्ट हेवन फॉर द इन्वेस्टमेंट। हाँ, देखिए ना, एक मतलब दुबई पे क्यों जाऊँगा? सेफेस्ट जो है, आरामदेह तो अलग चीज़ है, सेफेस्ट है ना। आपका जो पहला आर्गुमेंट है दुबई का, वो ये कि सेफेस्ट है, ठीक है? और आपका पहला आर्गुमेंट है कि दुबई में हर वक़्त फ्लाइट मिल जाएगी, और आपने पता लगा कि दुबई का टर्मिनल नंबर 3 हिट हो गया, ठीक है ना? दुबई का जब टर्मिनल नंबर 3 हिट होता है, तो टेक्निकली आपने दुबई की ट्रस्ट को हिट कर दिया। फिर ट्रस्ट हिट हो गया, खत्म हो गया ट्रस्ट। अच्छा, अब ये ट्रस्ट जो हिट हुआ है, ये आपके ख्याल में 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10-15 दिन बाद वापस आ जाएगा? मैं कहता हूँ ये नहीं वापस आएगा। अच्छा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि यूएई की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती, वो सिर्फ इस ट्रस्ट के ऊपर खड़ी है ना। उसके पास अपना तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं बार-बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बे खलीज फ़ारस है, इसके आस-पास जो कंट्रीज़ हैं, इनकी आबादी तकरीबन 14 करोड़ है। ईरान की 9 करोड़, इराक की 6-7 करोड़, कुवैत, सऊदी अरब का साइड, ये वाली साइड, और यूएई, अजमान, रासुल खैमा, ये सारे जो हैं, ये तकरीबन 14 करोड़ हैं। इनमें से 13.5 करोड़ अहले तशी हैं, 9 करोड़ ईरानी शिया, 6.5 करोड़ इराकी शिया, कुवैती शिया, बहरीन की। दमाम और अल-खुबर की अहले तशी शिया,
तो 13.5 करोड़ की आबादी है खलीज फार्स के आसपास शियों की, और सिर्फ 50 लाख वहाँ अहले सुन्नत रहता है। तो क्या वो समझते हैं कि ये खलीजी 50 लाख लोगों को अमेरिकन बेसिस के थ्रू बचा सकेंगे फॉर एवर? ये तो गलत, उनके दिमाग में गलत फहमी है ना कि अगर वो बचा लेंगे तो वो बेवकूफ़ है, वो समझते हैं कि बचा लेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा हिस्ट्री में रिलेट लेके चलता हूँ। आप उस ज़माने बच्चे होंगे, शहंशाह ईरान जो था वो एक बात कहा करता था, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ पर्शियन गल्फ। वो कहता था मैं पर्शियन गल्फ का प्रोटेक्टर हूँ, और वो पर्शियन गल्फ का प्रोटेक्टर था। उसने पर्शियन गल्फ का, ईरानी नेवी ने पर्शियन गल्फ को प्रोटेक्ट किया था अमेरिकन के कहने पर। तो ये जो पर्शियन गल्फ में अगर अमेरिका ईरान को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, तो आपने समझ लें कि जो प्रोटेक्टर जो पहले था ना, जो कमज़ोर हो गया था, आपने उसे मजबूत कर दिया। आपने उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया है। सपोज़ करें ये किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा भी लेते हैं, ईरान को और मार भी देते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि ईरानी 250-300 मील का फासला है, आज वो खामोश हो जाएंगे और मुश्तबा खामनेई की वहाँ गवर्नमेंट है, और मुश्तबा खामनेई के बाद मुश्तबा खामनेई का भाई आ जाएगा, और उसके बाद उनका भाई आ जाएगा, तो क्या करेंगे? मैं तो खुद किसी और पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ ना। मैं इस 4-5-6 दिन की 10 दिन में जंग खत्म हो गई, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है, क्या वो ट्रस्ट कभी वापस आएगा? कभी भी वापस आएगा? शायद वो वापस आ जाता अगर मुश्तबा खामनेई नहीं आता। मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि अमेरिकन बेसिस को यहाँ से जाना होगा। उसके बगैर दुबई को कोई गारंटी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट नहीं, बहाल नहीं होगा। नहीं, अमेरिकन बेसिस की गारंटी के बेसिस पर दुबई इज़ नाउ मोर डेंजरस देन लेस डेंजरस। हाँ, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो जो वल्नरेबिलिटी बन गई। जो सिक्योरिटी चौकीदार जो है ना, वो लाइबिलिटी बन गया। सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस वक्त लाइबिलिटी बन गया है। मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आज ट्वीट किया है, जो लोगों को दूसरी समझाया, मैंने कहा इसका जो प्रोटेक्टर बन सकता है वो पाकिस्तान है। खलीज फार्स का। जी। अच्छा, उसी में आपने एक और भी इंडिकेशन दी है, 2-3 आज भी और कल भी, कि ये जो एक ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है दुबई का, और जिस तरह से उसकी सिक्योरिटी के मामलात हैं अब एक्सपोज हो गए हैं, पाकिस्तान कराची ख़ास तौर पे जो है वहाँ की इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूँ। रुख कर सकती है। और आपने तो इवन की फिगर भी दे दी मैं तो इससे ज़्यादा कि दिसंबर तक जो है वो 25 बिलियन डॉलर कराची आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में गुजर गई। लोग मेरे पास आते हैं एम्बेसडर। आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास आज दुबई में $10 बिलियन पड़ा हो, तो आप इस वक्त कहाँ लेके जाएंगे? अब मैं आपको जगह बता देता हूँ। आप अगर उसको ले जाते हैं सिंगापुर, एक सिंगापुर है, ठीक है, इसको ले जाए आप यूरोप में, या आप उसको ले जाएं अमेरिका में या कनाडा में, 3-4 जगह ही है ना। अगर आप दुबई से निकालते हैं तो कहाँ लेके जाएंगे? वो जाएगा सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में टैक्स रेट है 35% प्लस। आप सारी ज़िंदगी खेलते रहे हो दुबई के ज़ीरो पर, आपको 35% की आदत ही नहीं है। आप 35% देने के लिए तैयार ही नहीं हो, और 35% देकर कोई बंदा काम नहीं करने को तैयार है। तो ये यूरोप और अमेरिका में इसका मसला पड़ेगा। तो ये सिंगापुर जाएगा या अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ बताता हूँ। आपने देखा कि सऊदी अरब ने हमारे साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, और एक नॉट दैट रिस्पेक्ट एक तकरीबन उसी तरह का डिफेंस पैक्ट करने की कोशिश की यूएई ने इंडिया के साथ, जो अभी हुआ नहीं है। जो उनकी कमबख्ती होगी अगर वो कर लेंगे तो। अगर उन्होंने वो पैक्ट किया तो वो समझ लें वो अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैर के ऊपर, और वो इसलिए करना चाहते हैं कि इस वक्त दुबई की बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियंस की है। तो ये दुबई के शेख भाग के कराची नहीं आएंगे, ये भाग के बॉम्बे जाएंगे। ये पैसे बॉम्बे लेके जाएंगे, ये हमारे पास नहीं लाएंगे, और हमें उनके पैसे चाहिए भी नहीं। हमें तो अपने पैसे वापस चाहिए बस। अच्छा, हमें चाहिए जो हमारे वाले पैसे बाहर गए हुए हैं, हमें हमारे लोगों के पैसे वो वापस आ जाए। हमारे लोगों के पैसे वापस आ जाएं, या हमारे पैसे नहीं जाएं। क्योंकि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ना, इस वक्त इंडियन इन्वेस्टमेंट दुबई की है, सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं,
क्योंकि इंडिया, उनको पता है कि ये एरिया अब उनके लिए सेफ नहीं रहा, और वो सारे इंडियंस वो हैं जो अपने टैक्स से बचकर वहाँ बैठे हुए थे, और वो वहाँ पे उन्होंने एक लाइफ बनाई हुई थी। वो लाइफ वहाँ की हिल जाए, अगर हिल गई तो दुबई भी हिल जाएगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी हिल जाएगा, उनको पता है। अब अगर मैं अपने कार्ड सही तरह खेल गया इस वक्त, तो वो पैसे इधर आ सकते हैं और आना चाहिए। आप ही का सवाल करता हूँ जो कुछ महीने पहले आपने कहा था, आपके पास सरमाया है तो आप करने के लिए पाकिस्तान में लेकर आएंगे या किसी और मुल्क में लेके जाएंगे? यहाँ का जो बिजली, एनर्जी का जो रेट है, जो टैक्स रिजीम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन हालात में कौन आएगा कराची में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मैं इसको थोड़ा उसको जवाब को उल्टा जवाब दे देता हूँ। अच्छा, जो कुछ दुबई में बनाया था, वो मैं पोर्ट कासिम में क्यों नहीं बना सकता? कंड्यूसिव तो होना चाहिए ना, यहाँ का इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल साजगार भी तो होना चाहिए। माहौल का दुबई की इन्वेस्टमेंट का पहला जो पत्थर है वो क्या है पता है आपको? तहफ़्फ़ुज़। एयरपोर्ट नहीं, तहफ़्फ़ुज़ के बाद, उसके तहफ़्फ़ुज़ आने के बाद जो पहली चीज़ बनती है वो एयरपोर्ट की क्वालिटी बनती है। एयरपोर्ट का रनवे बनता है और एयरपोर्ट की क्वालिटी, फ्लाइटें बढ़ती जाती है, ठीक है? अच्छा, आप फ्लाइटों पे यहाँ पे थे और मियाँ नवाज शरीफ की मेहरबानी से यहाँ पर आ गए, बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए, ठीक है? अब आप मिडल ईस्ट के वॉर के बाद अगर आप यूँ चलना शुरू हुए, तो ये कराची वापस दुबई बन जाएगी। इसीलिए हम कराची एयरपोर्ट पे नया रनवे बना रहे हैं 380 के लिए। A380 जो जहाज़ है, खुला जहाज़। कराची में नहीं उतरता था, अब इंशाल्लाह उतरेगा। आप लोग क्यों परेशान हैं? आप परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान तो हूँ, वो ये नहीं, वाले आप मसाइल परेशान हैं तो आप है ना, लग रहे कि परेशान। कि बिजली आपको तो दुबई जाना है ना, आपको तो बोल के अच्छा नहीं लगता ना। हम तो दुबई, हम कह रहे हैं कि शाहराह भुट्टो क्यों बन रही है, लिंक रोड क्यों बन रही है। तो हम अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये बना क्यों रहे हैं, यही कह रहे हो ना तुम? हैं, क्या नया रनवे नहीं बन रहा? बन रहा है ना, तो फिर बनने दो ना। तुम लोग क्यों परेशान हो? अब उसके बाद हमारे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी आ गई, ये जो इस वॉर से। आप तो रिजीम चेंज करने गए थे ना। आप ये सोचो ना कि जब इराक में गए थे, आपने रिजीम चेंज किया था, सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट कर दिया था आपने। नहीं, नहीं, सद्दाम हुसैन तो एक शख्सी आमरियत था ना, यहाँ पे तो एक निज़ाम है। एग्जैक्टली ठीक है। आपने नहीं, आपने पूरा जवाब दे दिया अपनी चीज का। यही तो ट्रम्प की गलती है। एक बात जिंदगी में याद रखना, ये जो दामाद होता है ना, दामाद होता है ना, दामाद ससुर को मरवा देता है बाद दफा। ये जो जेराड कुशनर है। जिराड कुशनर ने मरवा दिया अपने ससुर को, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। जिराड कुशनर ने जो आपको पता है जिराड कुशनर कर रहा था, जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ कर रहे थे सब कुछ। क्यों कर रहे थे वो? उसका क्या, जिराड कुशनर की क्या पोजीशन है इस वक्त? पोजीशन तो विटकॉफ की है, मिडिल ईस्ट का एनवॉय है। तो ये क्यों गया था साथ में? फिर कहते हैं अमेरिका में मेरिट है। वो यार जिराड कुशनर किस खाते में गया था, मुझे समझा देना जरा। जिराड कुशनर जो बैठा हुआ है, उसने ट्रम्प को मरवा दिया। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर जिराड कुशनर नहीं होता ना, तो शायद ये कुछ और रिजल्ट निकल के आता। नहीं, ये तो ठीक है कि अभी वो जंग अगर ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, इनके पास दिखाने के लिए क्या है कि हमने क्या कामयाबी हासिल की है? अभी यार तक तो मैं कुछ भी नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, जो इकोनॉमिस्ट रिसाला होता है ना, इकोनॉमिस्ट हुँ। रिसाला जो होता है, उसमें उसकी जो कल की हेडिंग है वो है अ वॉर विदाउट स्ट्रेटजी। वो मेरा नहीं है, जूस का रिसाला है, उसका की हेडिंग है वॉर विदाउट स्ट्रेटजी। अच्छा, ये तो ख़ैर स्ट्रेटजी की बात हो गई। इस जंग को जो है ना एक मज़हबी रंग भी दिया जा रहा है। आपने तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटमेंट सुना होगा कि हमने तो वो जो एमलेक का हमला हुआ था 1300 साल क़ब्ल मसीह में, जब बनी इसराइल मिस्र से निकले थे, तो हमने ये जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ये तो तौरात में आए खुदाई हुक्म के मुताबिक किया है, क्योंकि हमने एमलेक के अच्छा, ख़तरे को ख़त्म करना है। कुछ इस तरह के मज़हबी बयान अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने भी दिए, जिनको आजकल वज़ीर जंग कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको अच्छा क्या देखिए, ये मज़हबी जंग है सिर्फ़? देखिए ज़ुबैर, जैसा आपने कहा ना कि मेरा वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अंदर रिलीजियस थॉट की हिस्ट्री, जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है, वो है यूफ्रेट्स से लेकर नाइल तक, फिरात से लेकर नाइल, ठीक है? और फिरात से लेकर नाइल इसलिए है कि जो हज़रत इब्राहीम थे,
उनकी जो पैदाइश है, जगह है, शहर है, उसका नाम है उर, UR, वो दरियाए फ़रात के किनारे है। तो वो कहते हैं दरियाए फ़रात से लेकर नाइल तक ये ग्रेटर इसराइल है। तो उनसे ये पूछो कि ग्रेटर इसराइल में ईरान कहाँ से आ गया? किसी तारीख की किताब में ग्रेटर इसराइल में ईरान शामिल नहीं है। तो वो तो तारीख भी गलत पढ़ रहा है ना। अगर वो ये कह रहे हैं कि यहूदियत की ग्रेटर इसराइल में ईरान शामिल है, तो उनको ये नहीं पता कि ग्रेटर इसराइल की डेफिनेशन क्या है। ग्रेटर इसराइल की डेफिनेशन है फ़िरास से लेकर नाइल तक। और अगर आप पूरी कुरान मजीद पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ लें, तो इब्राहीम अपने शहर से निकले और चले गए, उर से चले गए, फ़लस्तीन में रहे, फ़लस्तीन में ही उनकी ज़िंदगी गुजरी, और वो उसके बाद नाइल तक गए, हज़रत मूसा नाइल तक गए, नाइल उन्होंने कभी क्रॉस नहीं किया, वापस आए, और जितनी भी पूरी नबूवत है वो फ़लस्तीन और इस इलाके में है। अच्छा, एक और बात बता दूँ, मेरे ज़ाती हिसाब से ग्रेटर इसराइल में मक्का मदीना भी शामिल नहीं है। मगर हिजाज़ का कुछ हिस्सा है सऊदी, कुछ हिस्सा है, मक्का मदीना नहीं मक्का है। मदीना शामिल नहीं है। ठीक है? तो मैं तो एक दूसरी बात कह रहा हूँ। अब आपसे मैं एक और बात कहता हूँ। आज सीरिया में अहमद शरा बैठा हुआ है, जॉर्डन में हुसैन बैठा हुआ है, इराक में अमेरिकन बैठे हुए हैं। आज ग्रेटर इसराइल नहीं है, क्या बनाना है और मजीद? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, हैं? ग्रेटर इसराइल तो है, वहाँ पे सीसी है, वहाँ पे मिस्र में। सीसी है, वहाँ पर किंग हुसैन है, वहाँ पर अहमद अल शरा है, वहाँ पे अमेरिकन आर्मी बैठी है। भाई ग्रेटर इसराइल तो बन चुका है, कौन सा ग्रेटर इसराइल बनाना है? क्या चाहते हो और? मतलब सारों को यहूदी बनाओगे? मेरा तो सवाल है कि ग्रेटर इसराइल तो बना हुआ है यार। आप बता दो ना, फ़िरात से शुरू हो जाएँ, इराक, अमेरिका के कंट्रोल, इराक के बाद आगे चले शाम, शाम। अहमद अल शरा, पहले आईएसएस में था, अब अमेरिकन हो गया, ठीक है ना? उसके बाद जॉर्डन, उसके बाद सीरिया, उसके बाद मिस्र। इसराइल, और मिस्र खत्म। तो ये तो ग्रेटर इसराइल है ना, इसको ग्रेटर इसराइल से ज़्यादा क्या होगा? इससे बड़ा ग्रेटर इसराइल क्या होगा? वो तो बना हुआ है ऑलरेडी। अगर आप ये कह रहे हो ग्रेटर इसराइल वो होगा जिसमें हम सबको तोड़ देंगे, मार देंगे, सारे मुसलमानों को तोड़ देंगे, तो फिर तो गलत है। तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ग्रेटर इसराइल तो वो ऑलरेडी बना चुके हैं। वो ग्रेटर इसराइल तो ऑलरेडी बना चुके हैं, और उनको अब ग्रेटर इसराइल नहीं चाहिए। वो तो ऑलरेडी, अब तो ग्रेटर इसराइल ख़त्म होना है। इस वक़्त जो अगला सवाल है वो ज़ुबैर, वो ये नहीं है। अगला सवाल ये है कि क्या 2026 मार्च, सॉरी अभी तो मार्च है, अप्रैल मई में जब ये जंग ख़त्म हो चुकी होगी, तो क्या ईरान में से सैंक्शंस हटेंगी या नहीं हटेंगे? ये सवाल है। मेरे लिए सवाल इस वक़्त ये है, बाकी सवाल मेरे लिए इर्रेलेवेंट है। सैंक्शंस हटनी पड़ेंगी। सैंक्शंस हैज़ टू बी रिमूव्ड। अगर सैंक्शंस आप नहीं हटाएँगे, तो जंग जारी रहेगी, है तो फिर जंग जारी जंग जारी रहेगी, और दुनिया शायद सैंक्शंस को किसी तरीके से ब्रेक कर दे। मतलब ज़रूरी नहीं कि सैंक्शंस को एक्सेप्ट करें। और जो चीज़ आज आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, क्या अमेरिकन अवाम जितने फ़ेवर में थे इसराइल के 1970 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में, आज इतने फ़ेवर में हैं? मेरा सवाल है आपसे। अब तो मेजॉरिटी ऑफ राय अम्मा बिल्कुल इसराइल के खिलाफ हो गई है वहाँ। खिलाफ हो गई है। सिर्फ कांग्रेस में रह गई है हिमायत जी, ज़्यादा, इसकी वजह ये है कि इसराइल एक लायबिलिटी है, एक खुद अमेरिका के लिए। एसेट नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और बात पाकिस्तानियों के ज़हन से क्लियर करा देता हूँ, और वो बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। एक कंट्री है जिसके बारे में हम बड़े जज़्बाती हैं, मगर वो कभी कोई काम नहीं करेगा, उसका नाम है चाइना। चाइना, आप देखें, इस जंग में कोई उसकी पोज़ीशन नहीं है, और चाइनीज़ नेचर है कि वो इन मामलात में कभी इंटरफेयर नहीं करते, ना वो कभी करेंगे। तो ये जो आप, अगर खुदा ना खास्ता अपनी बात भी आप सोचते हैं ना, तो ये सोचिएगा कि वो कभी आएँगे नहीं आपकी मदद के लिए। नहीं, इस पे तो चीन और रूस दोनों पे ही बहुत बड़ा एतराज़ है। इन्होंने अपने एसेट्स को नहीं बचाया, वेनेज़ुएला में नहीं बचाया, यहाँ पे भी। आप याद कर लें तारीख़ में, बताएँ कहीं कभी कोई चाइनीज़ की तारीख़ है कि चाइनीज़ ने किसी को बचाने के लिए, कहीं हक़ और इंसाफ़ के लिए आगे बढ़े हो? नहीं है। नहीं, अभी ये जो मार्का हक हुआ था, इसमें तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के तहत, रडार के तहत वो यार तो मदद देखिए, की है ना मैं पाकिस्तान एयरफोर्स मैं की। वो पाक मैं वो PL-15 मिसाइल मैं भी दी वही है। कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ़ अर्ज़ करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो क्या है, उसके पीछे मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मगर मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि चाइनीज़
कभी मिलिट्री को किसी जगह पर नहीं यूज़ करते अपने इलाके के अलावा। ये उनकी पोजीशन है, गलत या सही। आप देख लें कि अमेरिकन्स जब भी कहीं गए हैं दुनिया में वॉर के लिए, वहाँ से डिसऑनरेबली निकले हैं। इसकी तारीख पहली है कोरिया, दूसरी तारीख है वियतनाम, तीसरी तारीख है अफ़गानिस्तान, चौथी तारीख है इराक। और लातीन अमेरिका के बहुत सारे मुल्कों से लातीन अमेरिका में तो खैर छोटे बड़े हर जगह से आप देखें, इसी तरह। कहीं से अमेरिकन ऑनरेबली नहीं गया है वापस। तो इस बार आपको लगता है कि ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करने की सोचेंगे वो फुट ऑन द सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता ग्राउंड इन्वेजन हुई तो आपके ख्याल में उनकी लड़ाई किससे होगी? आपके ख्याल में किससे होगी? ईरानी आवाम से होगी। रशियन से। अच्छा। शायद आपको पता है या नहीं पता कि 1920s या 30s में ये चीज़ जो आज आप कह रहे हैं ना, ये रिपीट हो चुकी है ज़माने में। गोरों ने ईरान को इन्वेड किया, गोरों ने, जो अमेरिकन के पुराने उस्ताद हैं, तो उसके सामने से रशियन आए और रशियन आर्मी ईरान में दाखिल हुई और उन्होंने ईरान को कब्जा कर लिया। ईरान 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। और वो जो ट्रंप है उसने एक दिन बात की अभी 2 दिन पहले कि ईरान को तब्दील कर सकते हैं, नक्शे को तब्दील कर सकते हैं। आपने देखा तो ट्रंप की कोई गुफ्तगू आई थी। रशियन ये जो ईरान है, दरमियान में अब सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स हैं, रशियंस के ईरान के अंदर बहुत सीरियस इन्फ्लुएंसेस हैं। और ये शायद आपको पता हो कि जो बंदे ईरान मार रहा है यूएई वगैरह में, वो इंटेलिजेंस उनको रशियन दे रहे हैं। जो रशियन जो है, अच्छा, इन शुकूक व शुबात का इज़हार तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्यों है? आपके ख्याल में क्यों किया? ये इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही लोगों ने ऐसे ही उठा के कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो उनको पता है कि ईरान और रशिया का क्या ताल्लुक है। ईरान और रशिया का ताल्लुक ये है, आप कभी शायद ईरान गए या नहीं गए। ईरान में जब तेहरान जाते हैं, तेहरान से आप कोहे अल्बर्ट्स को क्रॉस करें तो आपके पास कैस्पियन सी आ जाता है। कैस्पियन सी में अज़रबैजान और बाकू है। जब आप कैस्पियन सी के उस साइड पे जाएंगे तो ओरिजिनल रशिया आ जाएगा। और ये पुराना उनका हमेशा से रिलेशनशिप है, पुरानी उनकी कहानी है। जब गोरे गए ईरान में तो उन्होंने टेक ओवर किया रशिया में जाके ईरान को। तो ये अमेरिकन अगर ये समझते हैं कि वो दाखिल हो जाएंगे अब ईरान में और वो जाके टेक ओवर कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। दूसरी बात कि अमेरिकन इराक में गए ना, ठीक है, दाखिल हुए इराक में, और इराक में जाकर उन्होंने इराक को कंट्रोल किया, सद्दाम हुसैन को निकाला। उसको निकाला किस बुनियाद पर? उसको निकाला सेक्टेरियन बुनियाद पे। शिया मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया। हाँ, जो बसरे से लेकर और बगदाद तक ये पूरी 500 मील की जो पट्टी है, ये शिया बेल्ट है। और इसके इस साइड पे तिकरीत और रक्का जो है, ये सुन्नी पट्टी है। और तिकरीत, मुसल, फलूजा। नहीं, मुसल तो इस साइड पर है, कुर्द साइड पर है। तो उन्होंने इराक टेक्निकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक फलूजा एंड रक्का और तिकरीत, ये सुन्नी इराक है। नीचे वाला एरिया जो कि बगदाद से नीचे आता है, टिल बसरा, ये शिया इराक है। और ऊपर कुर्दिस्तान का इराक है। क्योंकि सद्दाम हुसैन अहले सुन्नत तकरीद का था, तो अमेरिकन ने शिया सपोर्ट के ऊपर टेक ओवर किया है। ठीक है, तो अब अगर ईरान में वो आते हैं तो किसकी सपोर्ट के साथ आएंगे? या तो वो पूरी शिया कौम के साथ चले, तो फिर शिया कौम के साथ चले। वहाँ यहाँ तो वो डिवीजन नहीं है ना जो इराक में आपने यूज़ की है। वो इसलिए ये आप भूल जाएं कि अमेरिकन कभी उतरेंगे और कभी आ सकते हैं। और अगर ये उन्होंने हरकत की तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मतलब ये ऐसा नहीं होगा। चलें, आप आ जाते हैं पाकिस्तान की भी इस सूरत हाल में एक पोजीशन है। पाकिस्तान का ईरान भी हमसाया है, सऊदी अरब के साथ भी हमारे एक ताल्लुकात हैं। तो इस सेंसिटिव हालात के अंदर कैसे लेके चल रहा है पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को और पोजीशनिंग को? अब पाकिस्तान, Saudi being a neighbor of Iran, cannot afford to side totally with Saudi Arabia. उसको दोनों के साथ बैलेंस रखना पड़ेगा, ईरान के साथ भी और दूसरों के साथ भी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा डिसीजंस की चॉइसेस हैं। क्या डिसीजन की चॉइस है आपके ख्याल में? क्या पाकिस्तान एंटी ईरान हो सकता है? सवाल तो ये है ना, चॉइसेस क्या हैं? नहीं हो सकता, हैं? मगर सऊदी अरब के साथ नहीं, तो चॉइसेस क्या हैं आप बताएं ना।
तो क्या आप चले, मैंने कहा सऊदी अरब के साथ हो जाएंगे, तो क्या सऊदी अरब के साथ होने के बाद पाकिस्तानी मिसाइल मारेंगे ईरान पर? चॉइस क्या है बताए ना। तो चॉइस तो एक ही है ना हमारे पास, बस वो चॉइस ये है कि हम रिकन्सिलिएशन का रोल अदा करें। देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अपनी एटमी सलाहियतें और फौजी सलाहियतें जो हैं उनको एक्सपोर्ट करने का टाइम है। हम क्यों नहीं करते एक्सपोर्ट? हम क्यों नहीं गारंटी, हमने सऊदी अरब को गारंटी दी है, तो हम सऊदी अरब की गारंटी का हमें क्या रिवॉर्ड मिला है फाइनेंशियली, ये मेरा सवाल है आपसे, आपसे सवाल है मेरा, कोई मिला है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। दूसरा ये कि अभी गए थे हमारे वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल साहब भी, वज़ीर दाखिला भी, वहाँ पे तो उन्होंने इस चैलेंजिंग हालात हैं फ़िलवक़्त तो सऊदी अरब के लिए, अमरीकी अड्डों पे हमले हो रहे हैं, उनकी जो एयर स्पेस है ब्रीच हो रही है, तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि वो कुछ हमारा जो लोन फैसिलिटी है उसको बढ़ा दें, कोई डिफर्ड पेमेंट पे तेल दे दें। वही मैं, इन हालात में भी हमने ये चीज़ें मांग ली हैं उनसे। देखिए मेरी बात सुने, और मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें बात समझ नहीं आती। वो भाई रिकन्सिलिएशन रोल के कुछ थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा मैनेजर फीस भी तो, मैनेजरियल फीस भी तो एक्सेप्ट कर लो। वो क्यों नहीं तुम्हें समझ आती? उसकी कोई बात नहीं करता कि यार आप, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जाऊँगा आऊँगा बैठूँगा, तो उस मेरी खर्चा होगा तो उसके 4 पैसे मुझे दे दो। मैंने उसकी फीस लगाई है $150 बिलियन, तुम मानते नहीं मेरी बात। ये मैं गलत कह रहा हूँ? सही, सही। है? देखिए ना, आप क्यों नहीं उसकी फीस क्यों नहीं मांग रहे? मुझे ये पूछ रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है। नहीं तो माँगा तो है अभी जाके ना। कहाँ मांगे? 5 मिलियन, यार कोई बातें करने कह वाली? रहे हैं कि उसको थोड़ा-सा और आगे कर यार दें, ये डिफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल दे दें बस। यार ये कोई बातें करने वाली? सब यार बख्शू की तो ऐसी ही ख्वाहिशें होती हैं ना क्या ये छोटी-छोटी। बख्शू थोड़ी है यार, इस वक्त हम बख्शू थोड़ी हैं। हमारी पोजीशन तो इस वक्त चौकीदार की है यार, बड़े वाले चौकीदार की है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की है। हाँ, हम डेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, बड़ा नहीं हो, जेन्युइन, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। वी आर दी ओनली सिक्योरिटी प्रोवाइडर। क्यों बात करनी पड़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर को असेंबली में खड़े होकर कि हमारा सऊदी अरब से दोस्ती है, हमारा पैक्ट है, तो सऊदी अरब पे हमला नहीं होगा? की ना हमने बात, की थी ना, असेंबली में की थी ना। उसकी कंसिडरेशन कहाँ है? अल्लाह नाम पे दे दी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तुमने ये सिक्योरिटी अल्लाह नाम पे दी है नहीं, देयर इज़ नो फ्री लंच। क्या? नहीं, हमने तो किया है ना। हुँ। अब वो कह रहे हो यार हमारा डेफर कर दें, 4 आने दे दें हमें, 2 आने दे दें, ये कौन सी बात है? तो मैं तो वैसे तो सैयद हूँ, मगर मैं इन मामलात में शेख बेमन बन जाता हूँ। मुझसे बताएं, मैं जाके बात करके आता हूँ। $200-250 की बात करते हैं जाकर। मुझे क्या मिलेगा? है, हाँ, हमें क्या मिलेगा यार, हमें क्या मिलेगा यार? तो अब मेरा, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट इंसान हूँ, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अब इंसानी तारीख में कभी न्यूक्लियर जंग नहीं होगी, नहीं होगी कभी। अच्छा, न्यूक्लियर से एक मैं आप पे सवाल करूँ कि जो शहीद सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली ख़ामनेई, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे मना किया हुआ था कि हम ईरान जो है एटमी हथियार बनाने की तरफ नहीं जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना। अब जो नया जो है, क्या वो इस पॉलिसी को तब्दील कर सकते हैं? और उनके पास एक जवाज़ भी है कि क्योंकि मुसलसल हमें जारहियत का सामना है, 1 साल के अंदर 2 बार ईरान के ऊपर इसराइल की जारहियत हो गई है। देखिए, वो नहीं कर वो नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो अली ख़ामनेई ने कहा था। अच्छा। उसकी उसकी देखें, उसकी भी एक तारीखी रीज़न है। वो तारीखी रीज़न ये है कि अ, जो वो तो जनरल मुसलमानों में भी है, और जनरल मुसलमानों में भी है, और वो अहले शियत में वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। वो ये कहते हैं, शियत की जो मेन फ़िलॉसफ़ी है, वो ये कहती है कि आप ज़ालिम नहीं बनो, चाहे मज़लूम की मौत आए, मज़लूमियत में आपको मौत आ जाए। ये जो ख़ामनेई साहब ने बात की थी आपसे कि हम एटॉमिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके पीछे अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या था? अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप न्यूक्लियर को इस्तेमाल करते हैं, तो मज़लूम, तो नाजायज़ लोग मारे जाएँगे जो कि जंग में हिस्सेदार नहीं हैं। तो आप मज़लूम हो, मर गए, आपको आपको मार दिया, ख़ामनेई को लोगों ने शहीद कर दिया। मगर शियत ये कहती है कि आप मज़लूम मर जाओ, मगर ज़ालिम बनने की नहीं बनो। ये हमारे मसलक का बुनियादी फ़लसफ़ा है। वो कोई आलिम दीन मुज्तबा ख़ामनेई को ये राइट नहीं दे सकता कभी कि वो एटम बम का इस्तेमाल करे। ये बात बेवकूफ़ ट्रम्प को नहीं पता। जो अली ख़ामनेई ने जो बात की थी, वो ऐसे ही नहीं की थी।
ऐसे ही नहीं की थी कि उनके दिमाग में आ गई थी। ये उसकी मसलकी बुनियाद है कि आप किसी जगह पर ऐसा हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके अंदर वो इंसान मारे जाएँ जो कि किसी लिहाज से भी उस जंग में शामिल नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ है, पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम बिल है इंपोर्ट का वो बढ़ा है, तो हमारी काबीना ने जो है ना बड़े किफ़ायतशारी के इक़दामात लिए हैं। 2 महीने तक हमारी काबीना जो है ना तनख्वाह नहीं लेगी, बिल्कुल औरंगज़ेब आलमगीर की काबीना बन जाएगी, टोपियाँ सी के गुज़ारा करेगी। ये जो है ये जो किफ़ायतशारी के नाम पे होता है यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं किफ़ायतशारी के नाम पर सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि आज के अखबार में जो जी 5G का जो इंट्रोडक्शन आया है, उसका पूरा ऐड आधे पेज का है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। हाँ, आठ आधे पेज का है, ऐड है। ये आपने ऐड क्यों दिया है? 5G स्पेक्ट्रम आ गया, ख़त्म हो गई बात। अब आप ये आधे-आधे पेज की जो ऐड दे रहे हैं मुझे। अब आ जाते हैं किफ़ायतशारी के सिलसिले में, उसमें मुझे ये बताइए कि आपने ये क्यों नहीं बोला कि बाज़ार शाम को बंद कर दें? ये क्यों आपकी इस कहते हुए जान क्यों निकलती है आपकी? मुझे ये समझा दें बस, कि आप ये कहें कि सहरी के बाद आ जाओ, दुकान खोल लो और रफ़्तारी के टाइम बंद कर दो, ये क्यों नहीं बोलते? मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये बात क्यों नहीं की? इतनी लंबी कहानी 4 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फ़जर की नमाज़ तो सब पढ़ते हैं ना, तो फ़जर की नमाज़ के बाद आ जाएँ और इफ्तारी पे चले जाएँ, ख़त्म। ये रात को रोशनियाँ जला-जला के ईद बनाना, ये क्यों हो रहा है? मुझे समझा देना। ये जो आपकी मुनाफ़िक़त है, ये जो आपकी बिला वजह का टाइम ज़ाया करना है, ये क्यों हो रहा है? मुझे समझा दें। ये मुझे बता दें, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आप मुझे बताएँ कि दुनिया में कौन-सा मुल्क है, जहाँ बाज़ार रात को खुलते हैं? सिवाय पाकिस्तान के। अब तो रमज़ान है, सहरी करें, सुबह की फ़जर की नमाज़ पढ़ें और दुकानें खोल लें और आज आपकी दुकानें आजकल आपकी दुकानें सहरी इस तक खुल रही हैं, हैं? सहरी तक खुल रही हैं। नहीं, आपकी दुकानें खुलती कब हैं? तकरीबन असर के बाद खुलती हैं। औ और उसके बाद असर के बाद खुलने के बाद आपकी दो सहरी तक खुली हुई है। मैं कल शहर में घूम रहा था, हिलने की जगह नहीं थी। मैं बंदर रोड अपने अस्पताल में गया था। मेरी सड़क पे हिलने की जगह नहीं थी, इतनी रश थी, सारी मोटरसाइकिलें चल रही थी। तो ये अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मेरा मेरा ये ख़्याल है कि ये जो ₹55 का इंक्रीज़ है, ये जस्टिफाइड नहीं है और ये वापस होगा। ये वापस होगा, आप देखिएगा। ये जस्टिफाइड नहीं है और ये गलत है। और जो भी बात आपने करनी है, ये जो सारा आपने कहना है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये सारे मसाइल जो है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, फेडरल गवर्नमेंट के हैं ही नहीं। देखिए, सारा जो आम आदमी से रिलेशनशिप है ना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी इस बारे में कोई चीज़ नहीं नहीं करती। आपका जो बहुत बड़ा खर्चा है, सो कॉल्ड खर्चा है, वो होता है सिक्योरिटी के नाम पर। प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, उनके साथ 8 गाड़ियाँ जा रही है यहाँ पे, वो जा रहे हैं, उनके साथ 2 गाड़ियाँ जा रही है। तो आप एक और आपको डिसीजन लेना चाहिए था कि कोई मीटिंग भी सिवाय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब घर में ही बैठेंगे बस, वो कहीं नहीं जाएँगे। जिससे बात करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करेंगे। ये है तरीका ना। और ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब जब आपकी मीटिंग होती है, तो वो टेबल के ऊपर कागज़, गुलदस्ते, फूल क्यों लगे होते हैं? ये भी तो ख़्वाहिशशारी है ना। मैं तो सिर्फ़ ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद का डिस्कनेक्ट है, वो जो मर्ज़ी कहते रहें पब्लिक को तो एक छुट्टी मिल जाएगी जुमे की, अच्छा है 3 दिन की छुट्टी हो गई, इस जुम्मा, हफ़्ता, इतवार। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल हमने पॉडकास्ट का आगाज़ वो किया था जो इस वक़्त सवाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। एक सवाल वो है जो 2 ढाई साल से सबसे ज़्यादा किया जाता है हर महफ़िल में, हर जगह। इमरान खान कब बाहर आएगा? आपको क्या इम्कान नज़र आ रहा है, कोई सूरत नज़र आ रही है आने की? राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2 बार डील की पेशकश की गई इमरान खान को, वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। और अभी भी एक सुना है कोई अमेरिका से कोई वफ़्द आया हुआ है और कोई कोशिशें हो रही हैं। आपने कुछ वक़्त गुज़ारा है, उनके साथ काम किया है इमरान खान के साथ। क्या लगता है आपको कोई डील स्ट्राइक हो सकती है ये मुझे भी लगता है कि डील स्ट्राइक हो जाएगी ए इस बार? इस बार। और मगर वो डील इस स्ट्राइक इस बुनियाद पर होगी कि इमरान खान अगले इलेक्शन तक इंतज़ार करेंगे। सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। डील कह लें या जो जिस बात के ऊपर एग्रीमेंट हो रही है या होगी, वो किस बुनियाद पर होगी? वो इसी बुनियाद पर होगी ना कि कुछ लो और दो की बुनियाद पे होती है ना कुछ चीज़।
कोई लोअर दो की बुनियाद पे, तो जो उस पर देने वाली बात, लेने वाली बात है, वो शायद इमरान खान को रिहाई मिल जाए उस सेंस में। और दूसरी ये कि इस तरफ से ये होगा कि जो आज सिस्टम चल रहा है, जो आपका जो भी ये गवर्नमेंट है जिसके तकरीबन 2 साल रह गए हैं, अभी 29 में है ना, 2 साल तो पूरे कर लिए, तो नहीं 3 इलेक्शन, साल रह गए। अरे हाँ 3 साल रह गए। आप इस 3 साल में सिस्टम को चलने देंगे और कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और 3 साल के बाद जो भी फैसला होगा उस वक्त करेंगे। इस 3 साल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर ये 3 साल की डिस्टर्बेंस की बात करते हैं या ये कहते हैं कि मुझे इससे पहले कोई और रास्ता चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकेगी शायद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त।